नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी को मिला स्वच्छ राजनीतिक सम्मान। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को धामी ने किया नमन। कहा, हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को सुदृढ़ करने पर प्रयासरत। चमोली के जोशीमठ में भूस्खलन की समस्या। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। ड्रेनेज प्लान के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड में ऐसे सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था। अप्रैल में राज्य को मिली 61 नई 108 गाड़ियां, लेकिन अब तक फैब्रिकेशन के लिए नहीं हुई टेंडर की प्रक्रिया। उत्तराखंड में न्यू ईयर पर भीड़भाड़ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। देहरादून शहर से बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगाया गया प्रतिबंध। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इमेजिनरी बाईपास की व्यवस्था। दिनेशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 293 कछुए के साथ 2 अभियुक्तों किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए कछुओं की कीमत करीब 6 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्य सेवक सदन में स्वामी जी की 94वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित करने के साथ ही संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक संपदा से जुड़े 5 लोगों के साथ अन्य 2 लोगों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवा प्रदान करने की उनकी संकल्पबद्धता अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अंत्योदय के विचार को अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया और इस तरह हमारी सरकार राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। उत्तराखंड राज्य को केंद्र की मोदी सरकार सेहत के मोर्चे पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन सूबे का स्वास्थ्य महकमा इन सुविधाओं को सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला 108 इमरजेंसी सेवा से जुड़ा हुआ है। 108 आपातकालीन सेवा का बेड़ा अब बूढ़ा हो चुका है। केंद्र से अप्रैल की शुरुआत में 61 नई गाड़ियां प्रदेश को मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक इन वाहनों में होने वाले फैब्रिकेशन के लिए महानिदेशालय स्तर से टेंडर तक नहीं दिए जा सके। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट की ये उम्मीद जताती हैं कि बहुत जल्द टेंडर कर लिए जाएंगे और जल्द नई गाड़ियां 108 के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। उसमें प्रॉब्लम यही, हमने टेंडर किए थे, जो रेट गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड है उस रेट पर हमारे पास कोई नहीं आया। और अभी दोबारा से हमने सभी सीएमओस को लिखा है कि जो भी एम्बुलेंसेस उनके यहाँ खड़ी हैं वो डीएम साहब से बात करते हुए उसको कंडम करेंगे। ऐसा ही यहाँ के लिए भी निर्देश दिए गए हैं
क्योंकि हमारे टेंडर फेल हुए हैं, हम दोबारा से उसमें जा रहे हैं। दोबारा से हमने ये भी प्रोसीजर किया था कि रेट कम करने के लिए भी हम अनुमति मांगे ताकि हमारे लोग मिल पाए। 2008 में शुरू हुए एम्बुलेंस सेवा का मजाक किस तरह से बना हुआ है, तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। चंद्रनगर का ये एक ग्राउंड है और यहाँ पर ये नेशनल एम्बुलेंस सर्विस यानी NAS 108 नंबर की जो सेवा शुरू हुई थी उत्तराखंड सरकार में, वो कुछ दिन चलने के बाद ये जो एम्बुलेंस हैं इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बुरी हालत में एम्बुलेंस खड़ी हैं। अगर इनकी सही ढंग से सही समय पर नीलामी हो जाए तो तमाम पैसे जो है वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस तरह हो रहा है आप देख सकते हैं। जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका दुरुपयोग कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं। और इस विषय में ना ही स्वास्थ्य विभाग और ना ही संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो कुछ वो संज्ञान ले रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार ये करीब 5-6 वर्षों से यहाँ पर एम्बुलेंस इस तरह से पड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह एम्बुलेंस अगर बिना काम किए तो इनको जल्दी से जल्दी जो है नीलाम करके और जो इनका पैसा है वो रिकवर करके और फिर सरकारी खजाने में डाल देना चाहिए। और अगर ये काम की हैं तो फिर इनको जो है जल्दी से इनका रिपेयर करके फिर इनको जो है मॉडिफाई करके और सरकार अपने काम में चाहे तो ला सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों स्थितियां अलग हैं। और अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर बड़े पैमाने पे 80 के आसपास में ये एम्बुलेंस हैं और अगर ये 80 एम्बुलेंस की अगर हम लागत देखें तो ये करोड़ों में जाती हैं और करोड़ों रुपए की का चपत जो है वो स्वास्थ्य विभाग जो है सरकार को लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी अनदेखी है, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस इस अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि खबर चलने के बाद क्या कुछ असर जो है सरकार स्वास्थ्य महकमे पर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एवन टीवी देहरादून। चमोली के जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को जोशीमठ के ड्रेनेज प्लान के लिए शीघ्र DPR तैयार करते हुए जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही मारवाड़ी पुल से विष्णु प्रयाग तक करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में नदी से हो रहे भू कटाव की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए आपदा न्यूनीकरण में प्रस्ताव उपलब्ध करने को कहा है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है किसी का मकान है तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए हैं। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है। देहरादून में प्रमुख सड़कों से लगते हुए बिजली खंभों पर तार झूल रहे हैं। स्मार्ट सिटी की CEO सोनिका ने बताया कि डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जो तार शहर की प्रमुख सड़कों पर लटके हुए हैं उनको भूमिगत करने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सोनिका ने बताया कि इसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द से जल्द इनको भूमिगत कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इस पे कार्य कर रहा है कि जो तार लटके हुए हैं उनको भूमिगत कर दिया जाए। बाकी कुछ रोड स्मार्ट सिटी का पार्ट जो रोड स्मार्ट सिटी का पार्ट है उसमें स्मार्ट सिटी के लेवल पे कार्यवाही चल रही है और टेंडर हो गए हैं और होपफुली उस पर भी काम चालू हो जाएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक के बाद मंगलौर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में कोरोना के नए केस मिले हैं। इस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने अभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर के CHC अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपातकालीन स्थिति में रैंडम टेस्ट, बेड, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसेस्टर सहित जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं।
आपको पता ही है कि चाइना में जो केसेस अचानक से बहुत बढ़े हैं, आसपास के जो देश है सभी देशों में बहुत केस बढ़ गए हैं। उसी स्थिति को देखते हुए हमारे स्वास्थ्य महानिदेशालय ने भी हम लोगों को सजग किया और उत्तराखंड में अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसी क्रम में आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने सभी बेडों पे लगा दिए हैं। यहाँ पे 10 हमने आइसोलेशन बेड जो जिस पे गैस पाइपलाइन है वो फिट हो गई है, ऑक्सीजन की है, उनको हमने चेक भी कर लिया है, तो रिफिल का भी करा रहे हैं उसको। बाकी पेटेंसी हमने चेक कर लिया सिलेंडर लगा के। उसके अतिरिक्त हमारे पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 13 है, वो भी सफिशिएंट है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हैं, वो भी सफिशिएंट है, कुछ भराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिकता में हम यहाँ पे किसी भी जो फर्स्ट टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, लोग आते हैं, तो हमने अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है और इसको और तैयारी कर रहे हैं। तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 अब कुछ ही दिनों में जाने वाला है और 2023 का आगाज होने वाला है। अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों की, तो यहाँ धूम देखने को मिली है। उत्तराखंड में धनोल्टी, मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, सहस्त्रधारा सहित कई जगहों पर पर्यटन जाना पसंद करते हैं और नए वर्ष का सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसी स्थिति में मसूरी से पहाड़ों पर सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो जाते हैं और देहरादून में पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है और जो आम लोग हैं वह पूरी तरह से परेशान भी होते हैं। अब इन मामलों में देहरादून की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एसपी ट्रैफिक देहरादून ने एक विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले जितने भी वाहन होंगे वह एक इमेजिनरी बाईपास के माध्यम से मसूरी के लिए निकलेंगे और देहरादून शहर में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। नए साल का जो ट्रैफिक प्लान रहेगा वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। चूंकि बाईपास का अभाव है तो हमने एक इमेजिनरी बाईपास बनाया। फॉर एग्जांपल, जब हम सहारनपुर रुड़की की तरह, सहारनपुर छुटमलपुर करके रब से आशारोड़ी होते हुए जब देहरादून में प्रवेश करेंगे तो सारे वाहनों को हम शिमला बाईपास से जीएमएस रोड होते हुए डायरेक्टली कुठाल गेट की तरफ लेके जाएंगे, जिससे शहर में आउटसाइड ट्रैफिक ना आए। क्योंकि मेनली ट्रैफिक का लोड इस समय में बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी टूरिस्ट आता है वो मसूरी की तरफ जाता है या शहर में भी काफ़ी लोड रहता है। उसके लिए एसएसपी साहब से और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन दिनों कम से अपनी पूरी तरह से तैयारी रखें और कोशिश करें कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। कोविड की जैसे एसओपी हमें मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, उसी तरह से हमारे द्वारा भी जारी कर दी गई है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए सभी से अपील भी की गई। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में इस बार दूसरे प्रदेशों के पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बात यदि कालागढ़ टाइगर रिजर्व की करें तो नए साल के लिए इसके सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो गए हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एसडीओ हरीश नेगी ने बताया कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र में खड़ी रहती हैं। इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियाँ भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारे यहाँ बुकिंग पूरी है। गेस्ट हाउसेस भी हमारी पूरी, हम लोग जैसे शुरू में ही तैयारियाँ करके रखते हैं सीजन को देखते हुए। तो इस समय 31 और न्यू ईयर को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल सहित जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस के लिए यातायात व्यवस्था सुगम करना और पर्यटक की सहूलियत के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लिहाजा पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस द्वारा पर्यटकों की सहूलियत के लिए विभिन्न यातायात प्लान बनाए गए हैं, जिसे नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाडूंगी, हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। अत्यधिक दबाव की स्थिति में बरेली रोड रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाडूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा।
ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग। जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तब से लेकर अब तक पूरे उत्तराखंड में जितनी गाड़ियों को सीज किया गया उनको लेकर जल्दी उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। मामलों को लेकर देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि थानों के अंदर नीलामी के लिए जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वह एक बड़ी समस्या है और यह पूरे उत्तराखंड ही नहीं देश की स्थिति है। उन्होंने बताया कि सिविल अदालत 2 साल तक नीलामी के लिए परमिशन नहीं देती है, बशर्ते 2 साल से ज्यादा पुरानी यदि गाड़ी हो तो उन गाड़ियों को नीलामी की मंजूरी अदालत से मिलती है और इस तरह से काफी लंबा समय निकल जाता है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इसके लिए एक अलग विभाग केंद्र सरकार की पहल पर बनाना चाहिए क्योंकि यह समस्या पूरे भारत देश की है। मुझे लगता है पुलिस तौर पे या शासन तौर से ज्यादा कहीं एक सेंट्रल लेवल पे एक अच्छा कानून बन जाए, क्योंकि ये नेशनल एसेट है और वो खड़े रहते रहते सड़ने की स्थिति में है। तो इस तरीके की ये प्रावधान है और ये नियर भविष्य में जो पुलिस मंथन हुआ था हमें उसमें भी ये बात आई थी और इसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा रेवेन्यू अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि पुलिस को कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस लाइन के लिए जगह दी जाए जहां पे ये सारी गाड़ियां थानों से निकल के एक ही जगह पे शहर के बाहर कहीं डिपॉजिट हो और वहां पे ये कैरी हो सके। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां रामनगर गांव में पशु वधशाला खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। प्रशासन की ओर से मौका मुआयना कार्यक्रम इस प्रस्तावित था, लेकिन उससे पहले ही सैकड़ों ग्रामीणों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज एक संयुक्त निरीक्षण होना था क्योंकि आज जिला ये पूरे स्टेट में मॉक ड्रिल भी चल रही है, तो उस कारण से इसे थोड़ा सा निरस्त करना पड़ा क्योंकि कुछ टीम इसमें जो हॉस्पिटल से भी आनी थी तो उनकी लगातार उसमें मॉक ड्रिल का चल रहा था, तो इस कारण से ये कैंसिल किया गया। तो इसी को लेके ग्रामीण जो थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पशु वधशाला यहाँ पर ना खुले। 30 अक्टूबर 2022 में एक डीएम साहब को जमशीदा बेगम द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया, एप्लीकेशन दी गई थी यहाँ पे सिलेक्टर हाउस खोलने के, उसमें जो कि हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, तो उस समय ये जांच रुक गई थी। कल एसडीएम महोदय द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि यहाँ का एक टीम गठित करके इसका निरीक्षण कराया जा रहा है। इसलिए हम सुबह ही सब जने यहाँ पे गाँव के लोग और हमारे साथ रवि कश्यप जी, अजय भाई सब जने इकट्ठे होके, चौबे जी वाला सब बजरंग दल इकट्ठे हो गए यहाँ पे पहुँचे। लेकिन हम लोग खड़े हैं, ये प्रस्तावित वो स्थान है जहाँ पर घुसड़खाने का योजना बनाने की है, तो पहले भी यहाँ ये विषय आया था। आज फिर एक जांच टीम यहाँ आने वाली थी। तो मैं बता दूं कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, स्कूल पास में है, मंदिर भी पास में है और दोनों गांव जो बिल्कुल निकट हैं, आधा किलोमीटर की दूरी में है, वो हिंदू बहुल क्षेत्र है। देवप्रयाग विधानसभा की सड़कों में खराब गुणवत्ता के कार्य की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ तस्वीरें देवप्रयाग विधानसभा से सामने आ रही हैं। यहाँ 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली बदहाल तल्या मंडल मैखंडी मोटर मार्ग पर गड्ढों को भरने का कार्य किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने कुछ ही गड्ढों को भरकर बजट की इतिश्री कर दी। आलम यह है कि 2 महीने के अंदर ही सड़क की हालत पहले ही जैसी हो गई है और सड़क पर एक बार फिर दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। वो किया था पैच मरम्मत का, किया डामीकरण करने थे, जो भी गड्ढे थे उनको भरने का काम किया था। कुछ पैच उखड़ गए हुए, तो अभी हमने ठेकेदार को बता के वो जैसे मौसम सही हो उसको सही करवा देंगे, उन पैचों को जो उखड़ रखे हैं उनको। नहीं, अगर उस कार्रवाई होगी जो भी होगा, वीडियोज भी वायरल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, अगर किसी भी संबंधित उसको मैंने कहा गुणवत्ता में कहीं उससे जो भी संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने आपसे कहा कोई भी किसी चीज का दुरुपयोग करेगा उसे दंडित होना पड़ेगा। हरिद्वार में प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इसी के चलते ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल थाना क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, वहीं नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी। इस दौरान अनियमितता मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया।
नार्कोटिक दवाइयाँ ली गई हैं और मेरे द्वारा वो दवाई चेक की गई हैं जो कि नार्कोटिक हैं, अल्प्राजोलाम है। और जिस लड़के ने वो खरीदी है वो अभी जो है 17-18 ईयर्स का है और वो इस वक्त सही बता पाने की भी कंडीशन में नहीं है, बट उसके द्वारा बताया गया है कि इस मेडिकल स्टोर से ली गई है। और मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे ना फार्मासिस्ट है ना मालिक है, कोई और द्वारा इसको चलाया जा रहा है और फिलहाल मेरे द्वारा इस मेडिकल स्टोर को बंद कराया जा रहा है। गदरपुर के महतोश मछली बाजार में तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग खुले में मीट मछली मांस का व्यापार कर रहे हैं। इसी क्रम में एक विशेष टीम बनाई गई जिसने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य के साथ पहुंचे और खुले में दुकानों पर प्रतिबंधित मांस मछली बिक्री करने वाले व्यापारियों को निर्देश दिए गए। महतोशगढ़ में जो है अवैध मीट, मुर्गा, मच्छी खुले मार्केट में बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी बार बार, जिसके लिए आज जो है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया और उसमें जो भी इस प्रकार से खुले में मीट बेचते पाया गया उनको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया कि कोई आज की मोहलत दी जाती है, कल के बाद खुले में कोई मीट नहीं बेचेंगे। और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बताया गया कि अगर इस प्रकार की दोबारा कोई शिकायत उठती है तो इसका चालान कर दिया जाए। दिनेशपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 293 कछुओं को बरामद किया है। यह कछुए बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी से लाए गए थे। इस मामले में फरार एक अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए कछुओं की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई। वहीं अभियुक्त इन कछुओं की तस्करी में लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल करते थे ताकि चेक पोस्ट और बैरियर पर गाड़ी को रोका ना जा सके। दिनेशपुर पुलिस को एक बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है जिसमें वन्यजीव तस्करी की जो जो अपराध है उसके ऊपर प्रहार करते हुए इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो कछुए है, एक एंडेंजर्ड प्रजाति का 293 कछुए कुल मिला के ये बरामद हुए हैं। ये मुखबिर के इनपुट पर काम हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे बाय में ब्लैक कलर XUV 500 में ये तस्करी हो रहा था। इसके चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसमें 6 बोरियों में कुल मिला के 6 बोरियों में 293 कछुओं को हमने बरामद हुए हैं। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और तीसरा जो है फरार हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।